गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन में और लगातार आपके टच में हूँ और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स मुझे मिल रही हैं मैं उन्हें सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। एनसीईआरटी की ये यूनिट है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। लेकिन हम यहाँ पर केवल आज जो ये हमारा वीडियो है और इसको कई पार्ट्स में बनाएंगे जिससे आपको आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो। तो हम पहले केवल बात कर रहे हैं हेलो एरीन की। हेलो एरीन्स की अभी हम यहाँ बात नहीं कर रहे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं उनका जो मदर कंपाउंड है, जो उनके मात्र यौगिक हैं, वो एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का जर्नल स्ट्रक्चर होता है RH, एल्केन। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं समझ में आता होगा कि ये R क्या है। यहाँ पर जो ये R लिखा जा रहा है, व्हाट इज R? R is a representation of carbon chain structure। कार्बन की जो संरचना है, श्रृंखला संरचना है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर R लिखा जा रहा है। और जहां तक हमें जानकारी है, आप लोगों को भी पता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमें दिया है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन मेनली ये माना जाता है कि मैक्सिमाइज्ड फॉर्म में कार्बन और हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सभी हाइड्रोजन, कार्बन या उससे भी जो भी चीजें जुड़ी हो उनको हमने कैटेगराइज्ड फॉर्म में लिख लिया R, और साथ ही हमने उसका एक हाइड्रोजन अलग से निकाल के लिख लिया, वो H। अब एल्केन में जो ये एन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ईच कार्बन, जो भी कार्बन उसमें है, 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी उसमें कार्बन है उन सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये एन ये रिप्रेजेंट करता है कि ईच कार्बन कंसिस्ट सिंगल बॉन्ड। वहां पर पाई बॉन्ड्स यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाए जा रहे हैं उसके स्ट्रक्चर में, इसलिए वो एल्केन है। अब एल्केन के बारे में फिर दूसरे वीडियो में देखेंगे, वो वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देखिएगा। अब यहाँ पर हम केवल हेलो एल्केन्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, हेलो एल्केन्स की। तो हमने यहाँ एल्केन को इसलिए इंट्रोड्यूस कराया या एल्केन इसलिए लिखा क्योंकि एल्केन को मैंने बताया कि ये मदर कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इन्हीं के सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस के द्वारा हम दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो H है, इसको अगर हम हटा दें तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा। अब हमें जरूरत है हाइड्रोजन कंपाउंड्स बनाने की, तो हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन को किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा। यहाँ पर हैलोजन X बराबर आपको पता है Cl Br और I होता है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि Fb होता है, बेशक होता है F, लेकिन F की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है। इस कारण उसकी जो रिएक्शन कैपेबिलिटी होती है वो बहुत फास्ट होती है, और फास्ट होने के कारण वो रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मच नॉट सिमिलर एज ए क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। वो क्लोरीन, ब्रोमीन के, आयोडीन के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनसे सिमिलर नहीं होते हैं, बहुत कम सिमिलर होते हैं, नॉन सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होता है। और रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि कभी-कभी रिएक्शंस होने के दौरान ही वहां पर एक्सप्लोजन हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। इसलिए हम इस F को इस ClBrI की कैटेगरी में साथ में नहीं पढ़ते, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किस कारण? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अधिकता के कारण, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण F को इस ClBrI के साथ रखा
नहीं जाता। तो हम केवल यहाँ पर XClBrI मान के चल रहे हैं, और अगर इसका रिप्लेसमेंट करा रहे हैं तो RX कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। जो ये RX बन रहा है यही बेटा हेलो कंपाउंड्स है। अगर अब यहाँ पर R सैचुरेटेड है, मान लिया सपोज R की वैल्यू CH3 है, मेथिल है, तो यहाँ पर बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो CH3, और X बराबर हमने कंसीडर कर लिया है Cl है, तो CH3Cl बन गया। इसे कहेंगे मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड बन गया। अब आप अगर R बराबर C2H5 लेते हैं और X बराबर आपने कंसीडर किया कि ये Br है, तो यहां बनने वाला प्रोडक्ट होगा C2H5Br, यानी एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड बनने वाला यहां प्रोडक्ट होगा एथिल ब्रोमाइड। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये R की वैल्यू कहां से लिख रहे हैं। बेटा R एक एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब IUPAC पढ़ाई जाती है तब आपको बताया जाता है कि एल्किल ग्रुप क्या है। एल्किल ग्रुप का जर्नल फार्मूला बेटा होता है CnH2n+1। जर्नल फार्मूला एल्किल ग्रुप का होता है CnH2n। अगर आप Cn यानी 1 रखें, n बराबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, it is representing the number of carbon, mono, meth, di, eth, tri, prop, 4 ब्यूट, 5 पेंट। इस तरीके से आपको लिखाया गया होगा कि कार्बन अगर 1 है तो मेथ है, 2 है तो एथ है, 3 है तो प्रोप है, 4 है तो ब्यूट है, 5 है तो पेंट है, 6 है तो हेक्स है, 7 है तो ऑक्ट है। इस तरीके से हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डोक करके आपको कार्बन्स के बारे में बताया गया है। तो यहां पर हम बेटा अगर 1 वैल्यू रखते हैं C1, तो यहां पर H का आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 + 1 = टोटल निकल आएगा C, और 2 × 2 1 3 यानी CH3। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा मेथ प्लस इल, हो जाएगा मेथिल बेटा। अब अगर आप यहां पर 2 रखते हैं तो C2H 2 × 2 + 1 2 दूनी 4 1 5, तो यहां हो जाएगा C2H5, और इसका नाम होता है 2 कार्बन का एथ प्लस इल बराबर हो जाएगा बेटा एथिल। तो इस तरीके से मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ऑक्टिल, नोनिल, डोकिल आप किसी भी एल्किल ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं जैसा आपके पेपर में दिया हो। आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ कार्बन को चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप एल्किल ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्किल ग्रुप के फॉर्मेशन के बाद आप वहां पर जो भी आपको दिया हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है, तो उसको भी ऐड करके आप उसमें कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ कि हाउ टू डेवलप योर हेलो एल्केन्स कंपाउंड। तो हेलो एल्केन कंपाउंड्स के लिए बेटा यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो एल्केन लिया जाता है, एल्केन में 1 हाइड्रोजन या मोर देन 1 हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से हम हेलो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन रिप्लेस किसके द्वारा होना चाहिए? हैलोजन ग्रुप के द्वारा होना चाहिए। ऐसी कोई केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करें जिसमें वहां पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है वो हट जाए और वहां पर हैलोजन जाकर जुड़ जाए, और हैलोजन जुड़ने जाने से जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उसे बेटा हेलो एल्केन कंपाउंड्स कहते हैं। अब मैंने उसके बाद एक जनरल थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी आपको दिखाई कि किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और वहां पर जो R है, एल्किल ग्रुप है, वहां पर मैंने आपकी वैल्यू रख के आपको दिखाया कि किस तरीके से आप नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू रख सकते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू रखने पर वहां पर किस तरीके से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, वो एल्किल ग्रुप बनते हैं, और उन एल्किल ग्रुप्स के नाम आप क्या रख सकते हैं। तो थोड़ा सा मान लीजिए हो सकता है कि आपको भूल गए हो, तो C1 को आप मेथ कहते हैं, C2 को आप एथ कहते हैं, C3 को आप प्रोफ कहते हैं, C4 को आप ब्यूट कहते हैं, C5 को आप पेंट कहते हैं, C6 को आप हेक्स कहते हैं,
और C7 को आप हेप्ट कहते हैं। इस तरीके से बेटा कई सारे हैं, मैंने आपको बेसिक कुछ 7 कार्बन तक बता दिए नाम, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे धीरे धीरे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। अब हम जब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो थोड़ा सा इसका जनरल इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि किस तरीके के ये कंपाउंड्स होते हैं। देखिए, हमसे कोई ये पूछ सकता है, आपसे ही पूछ ले कि ये बेटा ये जो हेलो एल्केन्स हम पढ़ रहे हैं इनकी क्या जरूरत है, इनकी क्या आवश्यकता है कि हेलो एल्केन्स को हमको पढ़ना ही जरूरी है। तो बेटा हेलो एल्केन्स जो कंपाउंड्स होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं, नेचर में भी पाए जाते हैं, और इनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अगर हम इनको यूज कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में तो ये इजीली बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स नहीं है। आप सोचें कि अगर इनका इस्तेमाल हम करें, जैसे आप डीडीटी है, आप बेंजीन गेमेक्सिन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये हेलो एल्केन्स कंपाउंड हेलो कंपाउंड्स हैं। अब जरूरी नहीं है एल्केन्स भी हो, एरीन्स भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स कंपाउंड होते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे नेचर में पाए जाने वाले डिग्रेडेबिलिटी वाले जो डिकम्पोजर होते हैं, जिनके कारण वो प्रोडक्ट डिकम्पोज हो जाता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इनको खाने के बाद मर जाते हैं, यानी उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये उन्हें पचा सके। तो पचा ना पाने के कारण ये जो प्रोडक्ट होते हैं कई साल तक यहाँ पर जमीन पर, जल में, वायु में मिले रहते हैं, डिग्रेडेबिलिटी उनकी नहीं होती है, वो खराब नहीं होते हैं, और दे हैव आल्सो काजिंग कैंसर। अगर इनकी शरीर में अधिक मात्रा बढ़ जाए तो ये कैंसर को भी काज करते हैं। इसलिए धीरे धीरे जो हानिकारक प्रोडक्ट हैं इनके, उनको बैन किया जा रहा है, जैसे डीडीटी है आप, और गेमेक्सिन है जिनको लिंडेन भी कहा जाता है कृषि की भाषा में, एग्रीकल्चर लैंग्वेज में, तो ये सब बैन किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे आगे। तो हम इसको क्यों पढ़ते हैं ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं हेलो एल्केन्स के जो मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं, हम इसको रफ किए देखें बेटा। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं और इनका इस्तेमाल दवाइयों के रूप में किया जाता है। जैसे आप इस समय कॉमन बीमारी चल रही है कोरोना एक तरीके का फीवर फॉर्म है जो अंदर के फेफड़ों को खराब कर देता है, ये सब कर देता है। तो इसमें कई सारी दवाइयों के नाम आजकल चल रहे हैं कि अगर इस दवाई का इस्तेमाल किया जाए तो सही हो जाए। तो मलेरिया की एक दवाई है जिसको आप कहते हैं क्लोरोक्विन के इलाज के बारे में कह रहे हैं कि क्लोरोक्विन का अगर इस्तेमाल किया जाए, मलेरिया की दवाई जो इस्तेमाल की जाती है, तो हो सकता है कि इसके कोरोना के पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। तो क्लोरोक्विन एक मेडिसिनल कंपाउंड है जो कि हमको मिलता है नेचर से, और इस क्लोरोक्विन फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया के इलाज में। और इस क्लोरोक्विन का फार्मूला है बेटा C18H26ClN5। तो ये क्लोरोक्विन है। इसी तरीके से एक दूसरा कंपाउंड है क्लोरेम्फेनिकाल, ठीक है, C11H12Cl2N2O5। ये जो कंपाउंड है बेटा, इनका इस्तेमाल अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग मेडिसिन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल टाइफाइड में किया जाता है। आप टाइफाइड बुखार से जानते हैं कि टाइफाइड बुखार आ जाता है, आसानी से छोड़ता नहीं, इंसान को कमजोर कर देता है। तो क्लोरोरेम्फेनिकॉल
का इस्तेमाल किया जाता है टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में। इसी तरह क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है बेटा मलेरिया के इलाज में। तो मलेरिया, टाइफाइड या बेहोश करने के लिए पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का भी इस्तेमाल एक तरीके से मेडिसिनल प्रोडक्ट की तरह होता था। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं वो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैलोजन है, Cl है, यहाँ पर हैलोजन है, Cl है। आप क्लोरोफॉर्म का अगर फार्मूला लिखें तो CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म में भी आप देख रहे हैं कि क्लोरीन है। इस तरीके से हैलोजन कंपाउंड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे आप मंजन पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेंसोडाइन है, ये सब। तो इनमें आप देखते हैं कि इनमें आप उसके केमिकल फार्मूले को देखिए तो उसमें ये सब हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वहां पर होते हैं और जिनका अलग अलग यूज है उनके मेडिसिनल पर्पस से। तो इसलिए हम इस हैलो कंपाउंड्स को या हैलो एल्केन, हैलो एरीन्स को पढ़ते हैं, जिससे हमें ये पता रहे कि ये कंपाउंड्स क्या है, इनका कैसे रोल होता है और इनका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन पोर्शन था हैलोजन का कि हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। यानी एल्केन्स में अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और वहां पर हैलो ग्रुप यानी ClBr को जोड़ दें तो जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा वो हैलो एल्केन्स या हैलो एरीन्स कहलाएंगे। साथ ही इनको हम क्यों पढ़ते हैं तो उसके लिए भी हमने आपको बता दिया कि इसमें कई सारे ऐसे मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अलग अलग पर्पस से करते हैं। इसमें मेडिसिनल ही नहीं, केवल आप सोचें कि मेडिसिनल ही के लिए पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं है बेटा। यहाँ पर आप कई सारे पॉलीमर्स का फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं, जैसे PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करने पर जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो पॉलीवाइनिल क्लोराइड कहलाते हैं। पीवीसी के पाइप्स आते हैं, तार आते हैं, जो केबल कनेक्शंस होते हैं उनमें जो ऊपर लेयर होती है वो पीवीसी की होती है। पीवीसी के कोटिंग आती है, पॉलीथीन आती है। कई सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम बेटा अपने दैनिक जीवन में, रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में हम कर रहे हैं। इसलिए हमको हैलो एल्केन, हैलो एरीन पढ़ने की जरूरत है। अब जब हमको जरूरत पता चल गई कि हम इसे क्यों पढ़ना है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना भी है। तो इसका स्क्रीनशॉट बेटा आप ले लीजिए और ये फार्मूले आप याद रखिए। C11H12 Cl2N2O5 क्लोरोरेफिनॉल और क्लोरोक्विन C18 H26Cln5। इस फार्मूले के बिहार पर, इस फार्मूले से आप ये जान पाएंगे कि क्या इनका है। तो चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी पी ले आप लोगों से बात करते करते। तो यहां पर जब आप पढ़ रहे हैं ये हैलो एल्केन, तो इनका क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका हैलो एल्केन्स में जिनके अलग अलग तरीके से उनके कैटेगरीज होती हैं। तो हम एक जर्नल क्लासिफिकेशन बेटा पढ़ना चाहेंगे और जर्नल क्लासिफिकेशंस के बिहार पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन यानी कार्बन श्रृंखला के गुणों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of लिखा on the basis of nature of carbon chain। on the basis of nature of carbon chain यानी कार्बन श्रृंखला के गुणों पर आधार पर। तो हम आपको क्लासिफिकेशन यहां बना के दिखा रहे हैं। हम एक जर्नल कोई हैलो एल्केन्स कंपाउंड ले रहे हैं, हैलोजन कंपाउंड्स। आप लिख लीजिए ऐसे हैलो कंपाउंड्स ऐसे कर दीजिए। तो अब अगर हम हैलो कंपाउंड्स ले रहे हैं तो दो तरीके के हैलो कंपाउंड्स होंगे। एक होगा एलिफेटिक कंपाउंड और दूसरा होगा एरोमेटिक कंपाउंड।
अब एलिफैटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? एलिफैटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें लास्ट या स्टार्टिंग कार्बन टर्मिनल कार्बन के साथ जुड़ा नहीं होता। यानी जैसे ये पटरी है, इस पटरी के और छोर आपस में मिलते नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं बेटा? एलिफैटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं, अगर हमारे पास हाँ जी मोबाइल की लीड है, हम इस तरीके से आपको समझाते हैं कि ये इसका एक छोर ये है और एक छोर इधर है, तो ये आपस में जुड़े नहीं है, यानी ये कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? एलिफैटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। लेकिन जब स्टार्टिंग कार्बन अगर लास्ट कार्बन या टर्मिनल कार्बन के साथ जुड़ जाता है, इस तरीके से चेन का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, जिनमें स्टार्टिंग का कार्बन नंबर 1 लास्ट के कार्बन नंबर n के साथ जुड़कर एक चेन का फॉर्मेशन करता है। ऐसे कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये मान लिया 1 कार्बन है, ये n कार्बन है, तो ये आपस में अटैच नहीं है, ऐसे कार्बन एलिफैटिक, ऐसे कंपाउंड्स एलिफैटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और जब C1 जुड़ता है Cn के साथ और आपस में लिंक कर देता है, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एलिफैटिक कंपाउंड्स एक चेन लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, वो चाहे ब्रांच हो चाहे अनब्रांच हो, लेकिन वो चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में सर्किल लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो चाहे ब्रांच हो चाहे अनब्रांच हो, उसमें किस तरीके से कई शाखाएं निकल रही हो वो सब मायने नहीं रखती। कुल मिलाकर फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब एलिफैटिक ही कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैलोएरीन्स कहलाते हैं, तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। केवल हम एलिफैटिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एलिफैटिक कंपाउंड्स को फिर से दो भागों में बांटा जा सकता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड यानी संतृप्त और असंतृप्त में। तो संतृप्त का मतलब है, मैंने आपको बताया कि वो कार्बन यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। दोज कार्बनिक कंपाउंड्स which are consist single bond between carbon and carbon, such kinds of compounds are called saturated compound। यानी वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल एकल बंध पाया जाता है, ऐसे यौगिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। दोस कंपाउंड्स व्हिच आर कंसिस्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सच काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अगर हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी दो कैरेक्टर बन गए हैं बेटा, एक पार्ट 1 हो गया है, ये पार्ट 2 हो गया है, कि दोस हु कंसिस्ट सेकंड डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन कॉल्ड ईन लाइक स्ट्रक्चर and those who consist triple bond between carbon and carbon form ine like structure like alkene alkyne। तो alkenes form alkynes form। तो अब यहाँ पर सैचुरेटेड की बात करें तो कई सारे कंपाउंड्स बेटा बनते हैं, जैसे हमने मेथिल क्लोराइड का एग्जांपल ले लिया, मेथिल क्लोराइड ले लिया है। अगर आप बात करें दूसरे सैचुरेटेड कंपाउंड्स की, तो बेटा CH3 CH2 Br एथिल ब्रोमाइड हो गया है बेटा, एथिल ब्रोमाइड। अगर आप और कंपाउंड एग्जांपल लेना चाहें तो CH3 CH2 CH2I, इसको कह सकते हैं बेटा प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल आयोडाइड। तो इस तरीके से आपने देखा कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड पाए जा रहे हैं कार्बन कार्बन के मध्य, तो ये सारे कंपाउंड्स सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत रखे जाते हैं। और अनसैचुरेटेड में अगर आप देखें तो मान लिया आपने बनाया, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था विनाइल पॉलीवाइनिल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड मैंने आपको बना दिया है, अब इसका पॉलीमराइजेशन किया जाएगा तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड बन जाएगा।
तो ये विनाइल क्लोराइड है। तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसलिए ये विनाइल क्लोराइड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बना है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये एसिटिलीन है या एथाइन है, और इसमें आप लिख सकते हैं क्लोरोएथाइन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथाइन, यहां पर इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथाइन, क्योंकि ये एथाइन है और यहां पर Cl जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा बेटा क्लोरोएथाइन। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंतर्गत माने जाते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो इस तरीके से अगर हम जनरल क्लासिफिकेशन करें हैलो कंपाउंड्स का, तो एलिफैटिक एरोमेटिक, और एलिफैटिक में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स बने हुए हैं। अब इसमें सैचुरेटेड में ही कई सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। अगर 1 है, जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, तो ये सब 1 है, Cl1 है, Br1 है, I1 है, तो ये मोनो हैलो सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल चेंज कर दें, सपोज देख लीजिए यहाँ पर CH2 CH3 CH2 Br बना है, हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं और इसकी जगह पर एक Br और जोड़े दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप बन जाएगा, जो कंपाउंड बनेगा वो एथिल डाइब्रोमाइड हो जाएगा, इसका नाम कन्वर्ट हो जाएगा, वो बन जाएगा एथिल डाइब्रोमाइड, एथिल डाइब्रोमाइड बन गया। और यहाँ पर ब्रोमाइड कितने हैं, 2, यानी ये हो जाएगा मोनो के बाद डाई हेलो कंपाउंड्स। अब इसी में अगर हम 3 लगा दें तो ये ट्राई हेलो कंपाउंड्स हो जाएगा, फिर टेट्रा हेलो, पॉली हेलो, इस तरीके से कई सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता रहेगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा बोर्ड पर आसानी से समझ में आ जाए इसलिए आपको हम ड्रा कर रहे हैं, और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, तो इसको आपको समझने में आसानी रह जाएगी। तो पहले हम हिंदी में बना रहे हैं। हेलो यौगिक आप ले रहे हैं, हेलो यौगिक, हेलो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हेलो कंपाउंड्स आपने ले लिया, इंक पिला दे, है ना, क्योंकि धुंधला धुंधला सा दिखने लगेगा तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। आप लोगों के पेन में तो भरी हुई है इंक, मजा आ रही है आपको लिखने में, ठीक है, समझते रहिए, लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आपका काम होता रहेगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, कमेंट में लिखिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, जो भी नहीं समझ में आया उसको आपको समझाएंगे। और फिर से बता दें कि सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अब नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो हेलो कंपाउंड्स आपने ले लिया है और भाई चल जा, और उसके बाद आपने देखा कि ये एलिफैटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड्स में इसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो एलिफैटिक कंपाउंड्स को 2 भागों में बांटा गया, संतृप्त यौगिक यानी सैचुरेटेड कंपाउंड, और असंतृप्त यौगिक यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। संतृप्त यौगिकों को और आगे भागों में बांटने के लिए यहां पर इस्तेमाल किया जाता है दूसरा क्लासिफिकेशन, हैलो समूह की उपस्थिति के आधार पर। यहां जो पहला वर्गीकरण चालू किया गया था वो था कार्बन श्रृंखला के गुण पर, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नेचर।
कार्बन चेन इस नेचर, कार्बन चेन के नेचर के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया था एलिफैटिक, एरोमेटिक। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप देखें तो यहाँ जो है ये एलिफैटिक है, वो एलिफैटिक दो भागों में बांटा गया, सैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड। तो यहाँ पर ये जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, पाई बॉन्ड की उपस्थिति के आधार पर संतृप्त और असंतृप्त बंधों को वियोजित किया गया। तो अब तीसरा, अगर यहाँ पर तीसरे उसकी बात करें तो हेलो समूह की उपस्थिति के आधार पर यहाँ पर पहला बन जाएगा मोनो हेलो एल्केन, दूसरा बन जाएगा डाई हेलो एल्केन, तीसरा बन जाएगा ट्राई हेलो एल्केन, और चौथा आप बना सकते हैं पॉली हेलो एल्केन। तो इस तरीके से आपने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, यानी हैलोजन समूह की उपस्थिति के आधार पर आपने इनको चार वर्गों में बांट लिया, मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो एंड पॉली हेलो कंपाउंड्स। अब अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड में पहले भी जो क्लासिफिकेशन हमने इससे पहले जो बोर्ड पे बनाया था, तो उसमें पहला था ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन में, कार्बन कार्बन में एक पाई बंध के आधार पर, यानी ईन, और कार्बन कार्बन में, कार्बन कार्बन में दो पाई बंध के आधार पर, यानी अन। तो इस तरीके से आपने ये कर लिया। अब एरोमेटिक में दो तरीके के यौगिक होते हैं, एक नाभिकीय होते हैं, नाभिकीय विस्थापित यौगिक, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, नाभिकीय विस्थापित यौगिक। जैसे आपका एग्जांपल अगर हम आपको बनाएं तो ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जो है, क्योंकि इसमें ये जो Cl है सीधे न्यूक्लियस ऑफ बेंजीन से जुड़ा हुआ है क्लोरोबेंजीन में, इसलिए इसे नाभिकीय विस्थापित यौगिक यानी न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा यहाँ पर जो एग्जांपल होता है वो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है, यानी किनारे की श्रृंखला से विस्थापित हो जाए कोई कार्बन, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या कंपाउंड। जैसे आपको मैंने बता दिया कि यहां मान लिया हमारे पास टाल्विन है, तो टाल्विन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और Cl आ जाता है। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है, ये आप जो कंपाउंड देख रहे हैं, ये साइड चेन कंपाउंड्स हैं। इसे क्या कहेंगे? साइड चेन कंपाउंड्स। यहां पर जो कार्बन साइड में लगा हुआ है इसके न्यूक्लियस से, उससे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और वहां क्लोरीन जाकर जुड़ गया, तो ये साइड चेन कंपाउंड होगा। तो इस तरीके से एक जनरल क्लासिफिकेशन है। अगर आप इनके एग्जाम्पल की स्टडी करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें यहाँ पर, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड, C2H5Cl, एथिल क्लोराइड, है ना। नाम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है, तो बार बार आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, तो आपको नाम मैं जो बोल रहा हूँ, इसका नाम मेथिल क्लोराइड है, इसका नाम मेथिल क्लोराइड है, बुक में भी आपको मिल जाएगा इसके नाम, तो आप देख लेंगे। अब जैसे डाई हेलो कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा CH2Cl,
सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इस तरीके से दो कंपाउंड, अब जरूरी नहीं कि ClCl ही हो, ClBr भी हो सकता है। तो इसका नाम अगर हम रखेंगे तो इसका नाम होगा डाई, दो कार्बन है तो डाई एथिल, और Cl है तो डाई क्लोराइड। डाई एथिल डाई क्लोराइड गलत नाम है, तो क्योंकि एथिल दो थोड़ी ना है, एथिल तो एक ही है, तो यहां पर नाम होगा, दो कार्बन दो हेलोजन है तो डाई क्लोरो, और कितने कार्बन है बेटा, दो कार्बन, तो एथेन, डाई क्लोरो एथेन। ये कॉमन नाम है, IUPAC नाम अभी हम नहीं बता रहे, IUPAC नाम दूसरे तरीके से लिखे जाते हैं। तो यहां पर आपने इसका नाम रखा डाई क्लोरो, दो कार्बन तो एथेन, डाई क्लोरो एथेन, इस तरीके से। अब अगर आप ट्राई हेलो कंपाउंड्स की बात करें, ट्राई हेलो कंपाउंड्स की बात करें तो CH2 CH CH2 नीचे Cl Cl Cl, तो तीन Cl, 1 2 3 Cl जुड़े हैं, तो हम इनका नाम रखेंगे ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ट्राइक्लोरोप्रोपेन। यहां पर क्लोरीन की किसी भी प्रकार से कोई पोजीशन आपको नहीं पता, किसी भी प्रकार से आपको इसकी क्लोरीन की पोजीशन नहीं पता, यानी पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं। जैसे हम आपको फिर थोड़ा सा समझाए देते हैं कि जैसे हमने इसको लिखा ClCl CH2, इस तरीके से हमने लिख लिया, और इसका जर्नल नाम अगर हम रख रहे हैं, जैसे हमने जर्नल नाम रखा तो आपको बताया ट्राई क्लोरोप्रोपेन, हमने इसका नाम जर्नल रखा ट्राई क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब क्या इसका नाम इस तरीके से हमने रख दिया CH2 CH3 CH2 CHCl3, यहां पर भी क्लोरीन कितने हैं, 3, तो इसका नाम हो गया ट्राई, और क्लोरीन है 3 तो ट्राई क्लोरो, और कार्बन 1 2 3 प्रोपेन। तो अब इसके नाम में और इसके नाम में क्या अंतर रह गया, कोई अंतर नहीं रह गया। तो इसीलिए कॉमन नाम का इस्तेमाल कम ही किया जाता है, क्योंकि कॉमन नाम यूजफुल नहीं होते, वो पूरी तरीके से किसी भी कार्बन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। इसीलिए हमें IUPAC स्ट्रक्चर्स के पढ़ने के लिए या IUPAC नेमिंग करने की जरूरत पड़ती है। अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और लगता है काफी टाइम हो गया है इस वीडियो में, तो बेटा आप इस क्लासिफिकेशन को बना डालिए, समझ लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके इसके IUPAC स्ट्रक्चर, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स और इनकी आइसोमेरिज्म के बारे में आपसे बात करूंगा। और ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हैं, ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते हैं, जब दोनों वीडियो इसके बन जाएंगे तो फिर इनके प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे। जो हमारे पास NCERT है या और भी हमारे पास जो भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे उनको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। बहुत तेजी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने की जरूरत नहीं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने में, कि हम लोग उसे जल्दी जल्दी पढ़ने लगते हैं और हम उसकी सारी प्रोसेस को भूल जाते हैं। हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, जिससे आसानी से हमें उस हेलो कंपाउंड्स के बारे में या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमें जानकारी मिलती रहे। तो डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल कैम माइंड कोचिंग, जिससे हमारे और आपके बीच में लगातार कम्युनिकेशन बना रहे और आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते रहें। थैंक यू।